अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। जब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया और वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया गया तो सबका मानना ये था कि वो पाकिस्तान की सियासत में इर्रेलिवेंट हो गए हैं। और फिर उन्होंने अब जब इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब अपने घर वापस जाना था तो GT रोड का इंतखाब किया। तो PMLN वाले तब ये तवक्को कर रहे थे कि लोगों का बहुत बड़ा मजमा उनके साथ होगा। खुशकिस्मती से मैं भी उसको कवर कर रहा था तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस लोगों की जानिब से ना मिला। तब भी उसको देखते हुए ये भी एक राय बनाई गई कि शायद नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत से उनका पत्ता कट चुका है, लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद हमने देखा कि मुसलसल 4.5 साल मरकज़ पाकिस्तान की सियासत का नवाज शरीफ रहे और शायद तारीख अपने आप को दोहरा रही है। ऐसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन इस मरतबा करैक्टर जो है, किरदार, वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ही हैं, मगर इस मरतबा इमरान खान है। इमरान खान जब से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हुए हैं तब से वो पाकिस्तान की सियासत में मोस्ट रेलिवेंट हो गए हैं। वो जो बात करते हैं और वो जो कदम उठाते हैं, वो जो सियासी चाल चलते हैं, उस पर हर एक की नज़र होती है, मीडिया का फोकस होता है और बाकी तमाम सियासी पार्टीज़ भी ये देख रही होती है कि खान साहब अब क्या करने लगे हैं। खान साहब जो कि पिछले कई दिनों से 25 मई का जो लॉन्ग मार्च का उन्होंने अनाउंस किया था, जो कि उन्होंने फिर इस्लामाबाद D चौक के पास पहुँचते ही ख़त्म कर दिया और फिर 6 दिन का अल्टीमेटम दिया, जो कि 9 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। अभी तक नया प्लान उन्होंने नहीं दिया और वो 9 दिन उन्होंने गुजारे KPK के अंदर। वो कल इस्लामाबाद आ रहे हैं और कल कोर कमेटी का इजलास भी होगा। देखना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला फैसला क्या करती है, क्योंकि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, ये इसलिए आई थी कि खान साहब की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, खान साहब डिलीवर नहीं कर सक रहे, तो जो कि हकीकत भी थी। लेकिन अब जब इस हुकूमत को हम देखते हैं जो कि खान साहब की खामियों को दूर करने आई थी, आवाम को रिलीफ देने आई थी, उनका ग्राफ भी कोई अच्छा नज़र आता नहीं, क्योंकि इनके आने के बाद पेट्रोल, डीजल, गैस, अशियाए खुर्दनोश तकरीबन सभी बहुत ज़्यादा महंगी होगी कि आपकी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। तो बढ़ती हुई महंगाई और मौजूदा सियासी मसाइल में सियासी रुख क्या होगा, ज़रा इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान से सीनियर रहनुमा मेंबर अंदलीब अब्बास साहब। अंदलीब अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ होंगे राना एहसान अफजल साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर साफ़ी रजा रूमी साहब हमारे साथ होंगे। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो अंदलीब अब्बास साहब आपकी जानिब आऊँगा। ये बताइएगा कि खान साहब कल सुना इस्लामाबाद आ रहे हैं, क्या नया प्लान होगा क्या? क्योंकि हम तो तवक्को कर रहे थे सब कि खान साहब ने जो प्लान दिया था कि 6 दिन बाद वो बताएंगे कि लॉन्ग मार्च जो होगा वो कब होगा, कैसे होगा, और उनके 2 मुतालबे थे, असेंबली डिसॉल्व कर दो, नए इलेक्शंस की डेट दे दो, तो ऐसा भी कुछ हुआ नहीं। तो क्या खान साहब को सहारा ढूंढ रहे हैं या नया प्लान देंगे अबाउट लॉन्ग मार्च? मैडम अंदलीब अब्बास साहिबा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो देखें कि हुकूमत इस वक्त जो हमने कहा था सारी प्रेडिक्शंस हैं। ये वो हुकूमत है जिसने 2 माह में जो तबाही मचाई है जी, और फिर जिस मुसलसल तरीके से झूठ बोल रही। मैं तो सोच रही थी कि आपके कम से कम इस वक्त तक 20 प्रोग्राम हो गए होंगे, माइक उठा के लोगों के पास लेके जाना, उनको कहना जी आप महंगाई है कि नहीं है, जिस तरह आप करते थे जब 2-2, 3-3 रुपए भी अगर पेट्रोल महंगा होता था। अब 60-8 रुपए महंगा है, ठीक है ना। एक हफ्ते में 40% पेट्रोल महंगा हुआ है। इस वक्त दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ा सवाल है, और मैं हर दफा सवाल करती हूँ, ये PMLN और बाकी सारे जो आपके साथ साथी हैं, तकरीबन ये सारे PMLN वाले हैं, तो इनको मैं सवाल करती हूँ कि जी आप रूस क्यों नहीं जाते? अगर इंडिया गया है, श्रीलंका गया, अच्छा आगे से कोई जवाब देते हैं जी वो आपने MOU साइन नहीं किया। चले, अगर हमने MOU साइन नहीं किया था, सपोजिंग हमने तो आपको लेटर दिखाया, तो आपको किसने रोका है कि आप जाके साइन ना करें? बिलावल जो है वो सारी दुनिया में फिर रहे पिछले 15 दिन से, और वो पाकिस्तान का दौरा ही नहीं कर रहे, रूस का दौरा नहीं कर रहे। आपको 30% अगर कम तेल मिल रहा है, श्रीलंका पागल है, इंडिया पागल है, किस तरह से वो ले रहे हैं उनसे तेल अपनी आवाम के लिए। तो सबसे पहले जो इनकी हकीकत बिल्कुल फट के सामने आ गई है कि ये एक कंस्पिरेसी के तहत आए हैं और मान गए मिफ्ता इस्माइल। अभी देखना पूरे प्रोग्राम में ये उनको डिफेंड करेंगे सारे मिलके, PMLN को पूरे प्रोग्राम में डिफेंड करेंगे। अंदलीब मैम, एहसान अफजल साहब है, क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम में अगर एक PTI से तो लेता हूं तो एक हुकूमत से लेता हूं, दूसरा तज्जिया कार होता है, तो रजा रूमी साहब है दूसरे। देयर इज वन पर्सन डिफेंड करेंगे
जिस तरह से आपको चाहिए था कि आप 60 दिन जो तूफान मचा है लोगों के पास जा जाके पूछते हैं, जो आपने 3 साल में किया है, जी अब आप कर ही नहीं रहे। तो मैं आपको ये पूछती हूँ कि आप से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है जी कि रूस से क्यों नहीं तेल खरीदा जा रहा? क्योंकि मिर्जा इस्माइल मान गया, CNN को उन्होंने कहा बिल्कुल कि हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन हमें डर है कि शायद वहाँ कोई हम पे सैंक्शंस ना मैं इस लग पे जाए। जवाब ले लेता हूँ, मैं इस पे जवाब लेता हूँ। अंजलि मैम, आवाज दो यार अंजलि मैम की। मैंने कहा था आपको कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सो मुझे खत्म कर लेने दे। अच्छा ओके, मैं आपको नहीं इंटरप्ट करूंगा, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी। देखिए उसके कॉन्ट्रास्ट में दुनिया क्या देख रही है। 22 करोड़ अवाम है, तो मेरे आपसे इन सबसे सबसे आगे है, उनको पहले पता है। एक पीएम हाउस का बाथरूम जो है उस पे 22 मिलियन स्पेंड हो रहा है, स्विमिंग पूल पे 7 करोड़ लग रहा है, और 60 दिन में 11 दिन वो बाहर रहे हैं, और उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है कि जी वो फैसला करेंगे, कि उन्होंने फैसला करना है कि वो आगे से फैसला करेंगे। तो आप ये सोच लें कि खुद की अय्याशी सबको जाहिर, झूठ पे झूठ, उमरा करने गए, कहा कि जी अपने पैसों से जा रहे हैं, आके MQM ने, बाप वाली पार्टी ने कहा जी हम इनके साथ नहीं जाएंगे, ये सरकारी खर्चे पे जा रहे हैं, उमरा अपने खर्चे पे होना चाहिए। अपने एलाइज ने आके भांडा फोड़ा कि ये सरकारी खर्चे पे जा रहे हैं। तो ये जब मैं बोल रही होंगी ना, और तुम बोल रहे होगे अदनान, और ये सारे बोल रहे होंगे, उससे पहले अवाम हम सबके खुले चिट्ठे लगा देगी। सबको पता है, सारे जो मर्जी अगले 40 मिनट में बोले, अवाम को सच पता है कि ये ऐसी हुकूमत है। हमारा लाएअमल बहुत क्लियर है, हम वेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए। हमने उनसे जमहूरी हक मांगा है कि जी ये बैरियर्स, तशद्दुद, जिस किस्म की औरतों पे, मेरे पे, डॉक्टर यास्मीन पे तशद्दुद हुआ है, शायद हिस्ट्री में कहीं ना हुआ हो। हम उनसे कह रहे हैं जी, इनसे हम इंसाफ मांग रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि जी जमहूरी तौर पे अलाउ किया जाए आपको एहतजाज, तो हम दोबारा मार्च पे निकलेंगे। और आपको बड़ा दुख होगा ये सुन के कि शायद ऐसा मार्च जो है हिस्ट्री में ना देखा हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, मैंने आपको तकरीबन 5 मिनट दिए हैं। अब मैं जरा राना एहसान अफजल साहब आपकी तरफ आता हूं। एक तो ये बता दीजिएगा कि ये जो रूस क्यों नहीं जा रहे हैं, अंदलीब मैम काफ़ी दफ़ा टॉक शोज में पूछ चुकी हैं, ज़रा उसका भी जवाब दे दीजिए ताकि इनका ये एतराज़ भी ख़त्म हो जाए। और दूसरा सर ये बताइए कि अगर इमरान खान साहब, मैं महंगाई पे आता हूं सर, या पहले महंगाई पे जवाब देते, लॉन्ग मार्च पे बात पे जाता हूं। जो महंगाई आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो कम से कम इतना मान लीजिए कि आप भी नाकाम हो गए उसी तरह जिस तरह खान साहब नाकाम हुए थे। मैं कहता हूं कि कमाल का प्रोपेगेंडा है, मुल्क को तबाही के दहाने पे ला के, धक्का दे के, दलदल में फंसा के अब ये तमाशा लगा रहे हैं कि देखो 2 महीने में इन्होंने इतनी अच्छी इकोनॉमी के साथ क्या कर दिया। मैं आपको बड़ी जल्दी आपको गिनवाता हूं कि इनकी मईशत के क्या इंडिकेटर्स थे। 20,000 अरब का कर्जा 3.5-4 सालों के अंदर, जो टैक्स कलेक्शन है वो 11% से 8%। उसके बाद जो सर्कुलर डेट है, जहां रिफॉर्म्स लानी थी, 0 रिफॉर्म्स, और फिर 1100 अरब से 2500 अरब के ऊपर सर्कुलर डेट लेके आ गए। इधर जो फिस्कल डेफिसिट है वो ये 4000 अरब का बजट किया था, इन्होंने 5600 अरब का कर दिया। तो ये तो इनकी तबाही है, डॉलर है नहीं इस मुल्क के अंदर। अब आगे आ जाए, जो ये जो पेट्रोल की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा मुल्क मुझे ये बता दें, ये कहते हैं इंडिया में पेट्रोल कम हुआ, क्या इंडिया के अंदर जो पेट्रोल है वो सब्सिडी दे रहे हैं पेट्रोल पे? क्या वो अपनी खरीद से सस्ता बेच रहे हैं? जो इन्होंने प्राइस फिक्स की पेट्रोल की 30 जून तक, और किस बुनियाद पे की? यानी कि हम बहस करते थे, तनकीद होती थी कि हुकूमत आमदन कमा रही है पेट्रोल से, सेल टैक्स के जरिए या लेवी के जरिए, तो वो बहुत ज्यादा है, वो कम होनी चाहिए। यहां तो गंगा उल्टी बह रही थी, हुकूमत आमदनी तो 0 कमा रही थी, लेकिन अपने जेब से जो है सब्सिडी दे रही थी, और वो 15% कर्जा लेके उसको फाइनेंस कर रही थी। ये कौन सी इन्होंने जो है वो दानिशबंदी की? और अब ये उस पर तमाशा लगा रहे हैं। इन्होंने IMF को जनवरी के अंदर, अदनान जनवरी में इन्होंने 350 अरब के इन्होंने एडिशनल बिनी बजट दिया,
और फरवरी में इन्होंने अपने जितनी इन्होंने मुआहदे किए थे आईएमएफ से, जो गारंटीज दी हुई थी, उसको इन्होंने यू टर्न लेके तबाही के दहाने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ले गए और फिर कमाल की ये बातें क्लियर करते हैं, ये करते तमाशा हैं, लगा दो है चीजें क्लियर इस करते मुल्क हैं को। सर। अच्छा दूसरा, नहीं, दो मैं चीजें क्लियर करते आगे हैं यहाँ पे 5 दो चीजें मिनट सर। उधर आपने दिए जी। जो अंदलीब मैम कह रही है ना, जो अंदलीब मैम कह रही हैं, मतलब मेरे ख्याल में जो स्टैट आपने दिए उसको डिनाई वो पीटीआई भी नहीं कर रही। पीटीआई ये कह रही है कि भाई आपके पास एक अच्छी इकोनॉमिक टीम थी, आपने 2 महीने में क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, आपने भी वही किया जो उन्होंने किया। वो तो आपकी बात को इंडोर्स कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी सर, ये जो जून तक खान साहब ने, नहीं सुन लेना, दूसरा पॉइंट, जून तक खान साहब ने अगर पेट्रोल और डीजल को फिक्स किया था तो आपके मिफ्ता इस्माइल साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो कौम को बता देते जब वो अपोजिशन में थे कि भाई ये पेट्रोल पे गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है और हम आके इसको खत्म करें। मतलब ऑलरेडी बता देते ना अगर ये सब था, अब क्यों बता रहे हैं कौम को आप? मुझे जवाब देने देना, बताया कौम को। जिस दिन उन्होंने पेट्रोल कम किया, $90 पे क्रूड था, फिर ये चला गया 130 पे, तो अगले दिन खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा पूरी कौम के सामने कि ये पेट्रोल किस मद में कम कर रहे हैं। और हमने क्या किया मैं बता देता हूं। हमने जो इन्होंने धक्का दिया आईएमएफ के साथ, जो मुआहदे के ऊपर यू टर्न, अपने मुआहदों के ऊपर यू टर्न लेके एक मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और एक क्राइसिस की तरफ, दिवालियेपन की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे थे, हमने उसको रिवर्स कर दिया है। और ये हमने जो फैसला किया अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे किया है। इसका हमें कोई सियासी फायदा नहीं होगा, लेकिन हमने मुल्क की भलाई के लिए, इकोनॉमी की भलाई के लिए किया है। जो इन्होंने साजिश की थी उसको रिवर्स किया है। ये बहुत बड़ा काम किया है और ये जो चंद महीनों की जो मुश्किलात है, इंशाल्लाह ताला ये टर्न अराउंड करेंगी और हम डॉलर को भी नीचे लेके आएंगे और ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इस मुल्क में आएगी और ना ये मुल्क दिवालिया होगा जिस तरह इसको ये लेके जा रहे थे। दूसरा, रशिया की इन्होंने बात की तो उस पर 2-3 चीजें हैं कि इन्होंने टोटल, जब ये आए रशिया से फिर के, तो एक बयान इन्होंने पेट्रोल के खरीदने पे नहीं दिया। इनको बाद में महीना बाद झूठ पे झूठ और कुछ नहीं। अच्छा, अब ये कहते हैं अब ले लें, अब आप ले लें। देखें, हर 15 दिन बाद टेंडर होता है पेट्रोल खरीदने का। अगर कोई 30% सस्ता दे रहा है तो हम फौरी तौर पे ले लें। कोई रशियन नहीं आया उधर अपना तेल बेचने के लिए 30% पे आप सस्ता दे रहे। आप खान साहब को मत सुनिए ना, आप रशिया से खुद पूछ लीजिए। देखिए, एक लेटर ही लिखना ना। देखिए दूसरी चीज ये है कि जो हमारे जो इंपोर्ट कवर है ना, हमारा जो इंपोर्ट कवर है, हमारे पास बज़ाहिर तो $10 अरब पड़े हैं, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट का जो 2.5-3 अरब डॉलर जो असल में ये छोड़ के गए हैं, वो 10-12 दिन का भी इंपोर्ट कवर नहीं। राणा साहब, ये टेक्निकल बात है। सारे माहिर माशियात नहीं सुन रहे होंगे प्रोग्राम को। मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करता है कि रशिया सस्ता पेट्रोल और डीजल देता है, क्या वो क्लेम दुरुस्त है या गलत है, ये बताइए। देखें, हमें नहीं उसने ऑफर किया, हम ओपन है लेने के लिए। अगर वो ओपन टेंडर में आएंगे ले लेंगे, लेकिन उसके और भी इम्प्लीकेशंस हैं। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं कि इमरान खान ये क्लेम करते हैं कि रशिया सस्ता पेट्रोल डीजल देता है, क्या वो क्लेम दुरुस्त है या गलत, ये बताइए सर। पाकिस्तान को नहीं देता, पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी ऑफर नहीं देता, ये गलत है। और इनका बयान जो है वो झूठा है। इन्होंने कोई बातचीत नहीं की उनके ऊपर। और दूसरी चीज ये, रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं, हम आईएमएफ के प्रोग्राम्स पे जा रहे हैं, एक ये भी फैक्टर है। लेकिन आपने बोल दिया सैंक्शंस नहीं है, और एक्चुअली सैंक्शंस हैं भी नहीं रशिया के ऊपर। सर, मैं रजा रूमी साहब आपकी तरफ जाने वाला हूं। सर, ये बताइएगा, हमारे पास कोई ऐसी ऑफर नहीं है। जो माशी मसाइल हैं, क्या माशी मसाइल हल करने के लिए इस हुकूमत में कैपेसिटी है या ये माशी मसाइल बढ़ते जाएंगे? सर रजा साहब। जी अदनान, शुक्रिया, आपने दावत दी मुझे। मेरे ख्याल से बिल्कुल कैपेसिटी है और ये विदाउट प्रेजुडिस ये बात करनी चाहिए कि इस हुकूमत के पास अच्छी टीम है। मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो एक नामवर शख्स हैं, उनको इंडस्ट्री का भी उन पे एतमाद है। पहले वो 1 साल चला भी चुके हैं, उस वक्त उनकी कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं थी जिस तरह के हालात थे 2017 से 18 तक, इलेक्शन तक उन्होंने जो इकोनॉमी है उसको चलाया था। अभी तो हालात बहुत बिगड़े हुए हैं और ये जो पिछले एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर सकते, पिछली 3-4 गवर्नमेंट सक्सेसिव जो हमारी पॉलिसीज थी और इस्लाहात ना लाने की में जो नाकामी रही है, पहले पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, फिर पीटीआई की आई, अब दोबारा एक कोलिशन गवर्नमेंट आ गई है। तो ये एक तो लॉन्ग टर्म मसला है। मसला ये कि हमारे यहाँ कोई भी इस तरह की बहस हो उसको सिर्फ एक पार्टी एंगल से देखा जाता है कि जी आज जो आज ऑपोजिशन में है वो हुकूमत के लत्ते लेंगे, एंड वाइस वर्सा। जब ये पीटीआई गवर्नमेंट में थी तो फिर ऑपोजिशन भी ये करती थी।
लेकिन मेरे ख्याल से मैं सुन रहा था गुफ्तगू अनबलीब साहबा की भी, और अभी आपके PMLN साहब के जो है नुमाइंदे वो भी, जी राणा साहब की भी मैं बात सुन रहा था क्लोजली। मेरे ख्याल से इस वक्त ये जो सियासी पार्टियां हैं इनको बहुत अशद जरूरत है कि पाकिस्तान में जो चंद एक ऐसे जो फैसले हैं उनके ऊपर इत्तेफाक राय पैदा करें। आई नो ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। इत्तेफाक राय से क्या कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, आसिफ जरदारी साहब को माशी मसाइल पर मिल बैठना चाहिए? जी बिल्कुल, उसके बगैर मुल्क इस वक्त इतनी सीरियस सिचुएशन पे था। वो तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हम डिफॉल्ट या दिवालियापन के बहाने से वापस आए हैं। ये जो IMF का प्रोग्राम अब हो रहा है और चाइना की तरफ से कुछ सपोर्ट का ऐलान हुआ है, नहीं तो हम श्रीलंका की तरफ बढ़ रहे थे। अच्छा, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत ना गिरती तो हमारे साथ श्रीलंका वाला हाल होता? जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, हुकूमत ना गिरने वाली बात नहीं है। बात यह है कि हकायक क्या है। हकायक ये है कि ये जो मौजूदा डील है IMF की, ये पिछली हुकूमत ने उसको अग्री किया था। फरवरी में पेट्रोलियम की जो मसनूआत थी उनमें इजाफा होना था। इमरान खान साहब ने वो फैसला जो है वो तर्क कर दिया क्योंकि उसकी सियासी कीमत वो नहीं चुकाना चाह रहे थे, और गालिबन उनको ये भी लग रहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह जो है उसका खिचड़ी पक रही है। तो उन्होंने कहा मैं अपने सर पे ये क्यों लूं बदनामी या सियासी मुसीबत, और अगली जो अगर गवर्नमेंट बदलती है तो उनके हवाले ही कर दूं। मगर ये पॉलिसियां सारी तीनों पार्टियां जो हैं, चाहे वो PPP हो, PTI हो, PMLN हो, ये तीनों ही IMF की जो डील्स कर चुकी हैं, ये तीनों ही IMF की शराइत मानती हैं। ये तीनों ही जो है उन तमाम जो अग्रीमेंट्स होते हैं जो वहां से IMF शराइत रखता है उसके ऊपर कारबंद है। तो फिर मिलकर क्यों नहीं आपस में बात करते? जब बिल्कुल ठीक है, वेरी वैलिड पॉइंट अनबलीव अब्बास साहिबा। रजा साहब का पॉइंट इज वेरी वैलिड, क्योंकि माशी मसला है। पाकिस्तान तो इमरान खान साहब का भी है, आपका भी है, मेरा भी है, राणा साहब का है, शहबाज शरीफ, जरदारी, सबका पाकिस्तान है। तो जब पूरा मुल्क एक माशी मसले में गिरा है तो उस पर एक पॉलिटिकल कंसेंसस क्यों बिल्ट नहीं हो सकता? एक तो ये बात बताइएगा, और दूसरा मैं एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ। आपने बार बार मुझ पे ये गिला किया है कि हम माइक लेके बाहर नहीं निकलते। हम हर सैटरडे और संडे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में एक रोड शो होता है। जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी बाहर होता था वो, और आज भी बाहर होता है। तब भी इमरान खान साहब के खिलाफ लोग आवाज़ उठाते थे, और आज शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग अ न्यूज़ चैनल, हम इक्वली सबको स्पेस दे रहे हैं। मैम, सवाल पे आ जाइएगा। अदनान, पता हम सारे बहुत पीछे रह गए। क्या शो में होता है, कितनी दफा होता है, कहाँ कहाँ होता है। मैं तुम्हें बताऊं, अवाम हमसे बहुत आगे। एक आपका ही कॉलीग है और वो एंकर भी है, सारा कुछ है। तो उसने भी मुझे एक प्रोग्राम में ये कहा, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ था, उस एंकर की अवाम ने सारी ट्वीट्स जो वो करता था जब 0.some% खुलती थी, प्राइस इंक्रीज होती थी, 18 ट्वीट्स उसकी जब 2 रुपए इंक्रीज हुआ, और जब 30 रुपए इंक्रीज हुआ तो 3 दिन उसकी खामोशी, ट्वीटों में कुछ नहीं आया, और फिर 3 दिन और नहीं आया। लोगों ने सारा दिखा दिया। मैंने नहीं दिखाया, मुझे तो खुद पता नहीं था, अवाम हमसे बहुत आगे निकल गई है। अभी देखना, प्रोग्राम खत्म नहीं होगा, अब दिखा देंगे कि जी कितनी दफा इसको गुड लक कहिए या हार्ड लक कहिए, मैं ट्विटर वाला सहाफी नहीं हूं, मैं सिर्फ सहाफी हूं। सो इट्स गुड लक या हार्ड लक जो भी है। तो पहली बात तो ये है कि दिस इज समथिंग कोई भी रियलाइज नहीं कर रहा है। जितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं अमेरिका में, पाकिस्तान में, इनके हम सब के चिट्ठे खुल के आ गए हैं। अच्छा, सारे इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं, पता चलता है जी एडवाइजर टू पीपल्स पार्टी, फलानी पोजीशन, कोई PCB का हेड रह चुका है, कोई किसी बड़े अखबार अंग्रेजी का वो एडिटोरियल लिख के, आर्टिकल लिख के PTI के ऊपर भर गया। सब ने कहा जी ये उनका PMLN का बंदा है। सारे सहाफियों ने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल ज्यादती है, लिफाफा नहीं है। उसने उठ के PMLN में फेडरल मिनिस्टर बन गया। तो ये मैं आपको ये बताऊं कि ये आप जो मर्जी कह लें, अवाम हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। और ये जो आप बात कर रही हैं मैम, आई एग्री विद यू, लेकिन ये या तो ये कल्चर PTI ने 3.5 साल छोड़ा होता ना, तो मैं आज उठ के सल्यूट करता आपको कि यार PTI में तो ऐसा नहीं है।
पीटीआई भी इसी रविश पे चली ना 3.5 साल। पूरी सुन लो, तुम मेरे से डिसएग्री करो, तुमने इतनी बातें की, इन्होंने इतनी बातें की, राणा साहब ने, रूमी साहब, मैं बहुत सी बातों से डिसएग्री करती, मैं बीच में इंटरफियर नहीं किया। तो लेट मी फिनिश माय टॉक एंड लेट यू कैन डिसएग्री विद मी, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बट डोंट इंटरफियर। अच्छा, अब आए आप बात कीजिए, प्राइस की बात कर रहे थे राणा साहब कि जी हमने तो कभी नहीं कहा। अब ये पता किसको ब्लेम करें, या आपके चैनल को ब्लेम करें? आपके चैनल ने इतनी दफा दिखाया है, मिफ्ता इस्माइल आया, मिफ्ता इस्माइल ने उस जमाने में कहा 137 रुपए है, और अगर मैं होता 1 रुपया मैं कभी इंक्रीज न करता। उसको ये सारे सवाल आपने पूछे कि जी वो बाहर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, ये हो रहा है, सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। उसने कहा मेरे पास सॉल्यूशंस हैं। अब ये आपके चैनल को इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि आपके चैनल, सारे चैनल्स दिखाते रहे मिफ्ता इस्माइल की बार बार ये चीज कि वो ये कह के गए। तो अभी इनका राणा साहब का एक झूठ तो पकड़ा गया, दूसरा झूठ इन्होंने कहा, और ये आप अभी सारी भर जाएगी। इन्होंने कहा जी रशिया जो है वो हमें ऑफर नहीं करता, ठीक है ना। अब ये ऑफर नहीं करता, रशिया आएगा, प्यासा जाता है कुएं के पास, कि कुआं आता है प्यासे के पास। आपने कभी देखा है? उन्होंने मतलब श्रीलंका गया उनको पूछने, हम पूछ रहे हैं कि जी आप क्यों नहीं जा रहे रशिया पे, वो कहते हैं जी रशिया हमारे पास आए नहीं, उन्होंने हमें ऑफर ही नहीं लगाई कभी। और ये समझते हैं कि 22 करोड़ अवाम इनकी इस मंतक को बाय कर लेंगे। मतलब इतना आप बेवकूफ लोगों को समझते हैं कि बेसिक्स ही नहीं पता अपने झूठ छुपाने के लिए। मैं कहती हूँ एक्सीलेंट है कि ये सारे बैठे हम चारों, और अभी हम सबके ना सब यहाँ हो जाएंगे। अच्छा, फिर इन्होंने कहा जी पीटीआई और पीएमएलएन की परफॉर्मेंस है, रूमी साहब ने भी कहा, इन्होंने भी कहा पीटीआई ने 2 साल कोरोना के बावजूद 5.74% और अब 6% ग्रोथ दी। पीटीआई ने 30 अरब रुपया आपकी एक्सपोर्ट में लाए। अब देखिए पिछले 2 महीने से एक्सपोर्ट बंद हो रही है, नीचे आ रही है, आपके रिजर्व्स नीचे आ रहे हैं। जब हम गए हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू था, ये मिफ्ता इस्माइल ने भी माना है। हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने केस स्टडी बताया कि कोरोना के दरमियान जब सारी इकोनॉमीज क्रैश कर रही थी, वाहिद थी हमारी इकोनॉमी जो ऊपर जा रही थी। 4 मिनट दे दिए मैम, टाइम कम हो रहा है, अब इंटरप्ट नहीं कर रहा, अब जरा टाइम कम हो रहा है। अब मुझे मतलब रिस्पांस लेने दे राणा साहब से। लोग बोलेंगे सारे मिलके। जो अंदलीब अब्बासी साहिबा हैं, उन्होंने 4 मिनट तो लेक्चर ये दिया कि मीडिया कैसे चलना चाहिए, मीडिया पीटीआई के मुताबिक चलना चाहिए। राणा साहब एक मीडिया जो है, 1 सेकंड दीजिएगा, लेट मैम फिनिश फर्स्ट। जी मैम। बाथरूमों पे, अपने बाथरूमों पे 22 करोड़ रुपया और स्विमिंग पूल पे लगा रहे हैं, और कहते हैं अवाम को देने के लिए जहर भी नहीं है, जहर के पैसे नहीं है। डॉक्टर मुसद्दक मलिक कहते हैं, अगेन आपके चैनल ने कितनी दफा ये दिखाया है। कोई आप सोचें कि ये हकीकत है, और फिर ये समझते हैं कि यार अवाम बस इसी तरह हमने 30 साल बेवकूफ बनाया। जवाब लेने दें अंदलीब मैम। आधा लेक्चर तो अंदलीब बीबी का ये था कि मीडिया इनके मुताबिक क्यों नहीं चलता, मीडिया जो है वो इनकी नाअहली को क्यों छुपाता है, जो पीटीआई ने साथ जो है। अब मैं बोलूं जी, अब मैं बोल सकता हूं जी। अंदलीब मैम को दो यार। अंदलीब मैम देखिए, नहीं सर रुकिए, राणा साहब रुकिए, मैम को तो कंप्लीट करना है। अंदलीब मैम है भाई, आवाज तो दे दो एहसन साहब। अंदलीब मैम, मैं जवाब ले लूं प्लीज इनसे, टाइम इक्वली डिवाइड किया आपके कहने पे, मैंने वॉच सामने उतार के रख दिया आज, ताकि इक्वली टाइम हो, आपको गिला ना हो। राणा साहब ओवर टू यू। बिलीव करें आज वॉच उतार के रखी है ताकि एतराज ना हो आपको। राणा साहब बोल लेने थे। देखिए, इन्होंने पहले तो 4 मिनट लगाए ये लेक्चर देने में कि मीडिया को कैसे जो है अपना काम करना चाहिए, मीडिया को पीटीआई के मुताबिक चलना चाहिए, और अगर पीटीआई के मुताबिक वो नहीं चलेंगे तो इनके मुताबिक मीडिया जो है वो न्यूट्रल नहीं है। तो इनकी ख्वाहिशात ये है कि मीडिया ना बताए। वेलकम बैक। रजा रूमी साहब, इमरान खान साहब मज़ाहमती सियासत के बादशाह माने जाते हैं आजकल, तो आपको लगता है कि वो दोबारा लॉन्ग मार्च पे आ सकते हैं या धरने पे आ सकते हैं, या सिर्फ एक अब वो कौम को या हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए ये एक उनका नारा है? सर रजा साहब। नहीं देखिए, वो बिल्कुल प्रेशराइज तो वो कर रहे हैं, मुस्तकिल उनकी हिकमत अमली ये रही है। लेकिन अभी जो पिछला तजुर्बा हुआ उसमें जो कुछ हुआ वो आपके सामने है कि एक तरफ हुकूमत का क्रैकडाउन बड़ा शदीद हुआ,
और उसके साथ साथ लोग भी उस तादाद में नहीं आए स्पेशली पंजाब से जिसकी वो तवक्को करे थे। आपने देखा कि अभी पंजाब के जो सदर हैं पीटीआई के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, जनूबी पंजाब वाले जो है उनको भी बदल दिया गया है। तो गोया कि अब वो तो अपनी तैयारी, उनका खुद ये बयान था कि अगली बार सब तैयारी के साथ आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ जो है वो प्रोटेक्शन भी मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट उनको इजाजत देगी, जैसे अभी दिलीप साहिबा भी कह रही थी कि वो जो इदारे जो माजी में उनको हुकूमत में लेकर आए, इक़्तिदार दिलवाया, जिनमें सारे फहरिस्त अफवाज पाकिस्तान और अदलिया हैं, और एक से तो उनकी कुट्टी हो गई है, वो न्यूट्रल हो गए हैं। तो इमरान खान साहब तो 2018 का इलेक्शन जीत के वज़ीर आज़म बने थे ना सर? तो वो उन्होंने जीता था, जैसे जीता था वो भी सबके सामने है। अच्छा। क्योंकि इलेक्टेबल्स जो लाए गए थे और जो सब कुछ हुआ था वो निकल रहे ना, तो यही मसला हो रहा है। और जिसका कोलिशन बनाई गई थी वो कोलिशन टूट गई फिर, तो वो अब न्यूट्रल्स को तो बुरा भला कह रहे हैं। तो अब उनकी सारी तवक्कुआत और उम्मीदें अदलिया से पे मरकूज हो गई हैं, और खुसूसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां से उनको कुछ रिलीफ भी मिला लॉन्ग मार्च वाले दिन। और बाद में जब वो डी चौक वगैरह का जो मामला है, वहां भी अदालत ने जो है लीनियंसी दिखाई, तो अब शायद खान साहब का ये ख्याल है कि वहां से उनको रिलीफ मिल जाएगा और फिर हुकूमत कोई क्रैकडाउन नहीं कर सकेगी, और फिर दोबारा से वो लॉन्ग मार्च लाकर तो अपनी सियासत को मजीद आगे बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल वो ला सकते हैं, ये एक ऑप्शन है जो वो पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं, और बिल्कुल मेरा व्यू ये है कि किसी न किसी स्टेज पे दोबारा भी करेंगे। ये बताइए कि अदलिया का रोल भी तो न्यूट्रल हो सकता है ना, जैसे अफवाज पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूट्रल कर दिया, तो अगर वो हो गया तो फिर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च तो धरने की तरफ नहीं जाएंगे? जी, अगर तो वो न्यूट्रल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पे, फिर ये बिल्कुल नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से। देखिए, अगर मैंने आपको पहले इत्तेफाक राय की बात कही थी, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि अभी इमरान खान साहब के पास अभी भी मौका है कि वो पार्लियामेंट में जाए। उनके 150 के करीब मेंबरान है, 151 उनके पार्टी से लोग, आपने कहा कि वो इलेक्शन जीत के आए थे, तो वो सारे मौजूद हैं, वो जाए पार्लियामेंट में, हुकूमत को टफ टाइम दे। रिजल्ट सुने होंगे ना सर 2018? नहीं, रिजल्ट बिल्कुल सुने थे, लेकिन देखिए प्री पोल जो कुछ हो रहा था, उनका जो सबसे बड़ा सियासी हरीफ था उसको एक टेक्निकलिटी की बेसिस के ऊपर नॉकआउट करके फारिग कर दिया गया था। नवाज शरीफ को जो सजा मिली थी, देखिए ना, फिर ये नाराज होंगे दिलीप साहिबा, वो कहेंगे कि जी ये वो करें, बाकी उनको कोई करप्शन वप्शन को तो कोई सजा नहीं हुई थी। उनको तो इसलिए नाअहल किया गया था कि उन्होंने एक अपने बेटे से जो सैलरी लेते थे उसको डिक्लेयर नहीं किया, सैलरी ली भी नहीं थी लेकिन डिक्लेयर नहीं किया था, इसलिए वो मुर्तकिब हो गए नाअहली के। और वो बड़ा क्लियर एक फैसला था, जहांगीर तरीन भी उसी की लपेट में आ गए थे। इसी तरह टेक्निकल नॉकआउट करके वो इलेक्शन जो है वो उनका इनेकाद किया गया था। दिलीप साहब मैनेज करके 2018 का इलेक्शन था, और अगर अदलिया ने रिलीफ ना दिया तो खान साहब ना लॉन्ग मार्च करेंगे ना एहतजाज करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो रजा साहब उठा रहे हैं, और इमरान खान साहब अभी भी सुप्रीम कोर्ट पे नजरें जमाए बैठे हैं, और आपने खुद भी कहा ये ये कहूंगी कि मुझे फहद हुसैन साहब याद आ गए। वो भी इसी तरह बड़े इंडिपेंडेंट एनालिसिस 2018 के बारे में देते थे, बड़े उन्होंने कंसिस्टेंटली एक स्टांस लिया, मोर लॉयल देन द किंग बने, और माशाल्लाह आजकल वो फेडरल मिनिस्टर के बराबर ओहदे पे हैं। तो मैं तो बस ये कहूंगी कि बहुत सारे ऑब्वियसली फिर वो एक रोल मॉडल हैं लोगों के लिए कि वो उनके पीछे जाके ये प्रूव करना चाहते हैं। बट मैंने कहा ना, आवाम को सबकी हकीकत पर, मैं तो शुरू में कहती थी आपको कि PMLN क्या अपना नैरेटिव करेगा जो बाकी उनका नैरेटिव करते हैं। तो वो एक ट्रेडिशन है यहाँ कि पहले कहना कि नहीं जी हम इंडिपेंडेंट है, उसके बाद कभी PCB का हेड लग जाना, कभी टाइम कम है। पॉइंट अगर आ जाएं कि इमरान खान साहब कहीं ना कहीं अपने लॉन्ग मार्च और एहतजाज को अदालतों के फैसलों से मंसूब कर रहे हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान की तारीख में भी ऐसा नहीं है कि अदलिया फैसला करे कि मैं लॉन्ग मार्च करूं या एहतजाज करूं। रूमी को बीच में इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन आप मुझे अब बात यह है कि हम क्या कह रहे हैं कभी दुनिया में, और मुझे बड़ा अफसोस है इन सारों का और आप सबका, आपकी भी घर में ख्वातीन है, एक बंदे ने कंडेम नहीं किया जो दहशत गर्दी हुई उस दिन औरतों के साथ, मेरे साथ, बूढ़ों के साथ, 82 साल की औरत के साथ, 72 साल की औरत के साथ आप लोगों ने कवर की, लेकिन किसी ने उसको कंडेम नहीं किया। हम सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग रहे हैं?
हम सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं कि जी हमारा हक है कि हम शहरी हैं पाकिस्तान के। कभी आपने देखा है कि अपने शहरियों पे इस तरह की फायरिंग और इस तरह की शेलिंग हुई हो? हम तो कह रहे हैं जी हम एहतजाज करने आए हैं, हमें और हक होना चाहिए शहरी को। हुकूमत वक्त राना अफजल साहब अदालतों पे जाने पे मजबूर हो गए, अगर आप फैसिलिटेट करते तो ना जाते। 1 मिनट दे रहा हूं आपको सर। राना साहब, ये जो बोगस इनकलाब जो है, जो अदालतों के सामने घुटने टेक के बैठा हुआ है, जो मजहबी टच जो है जो देना चाहता है, और फिर ये कहता है कि हम बहुत नेक हैं, हम पारसाज हैं, अल्लाह के खास बंदे हैं, ये अल्लाह की रहमत है इनके ऊपर और ये जहाद कर रहे हैं और बाकी सारे कुफार हैं। तो ये जो बोगस बयानिया इनका है, ये अवाम जानती है, बूझती है कि ये जो मजहबी टच बार बार जो देते हैं उसकी हकीकत क्या है। ये इनका इनकलाब इस्लामाबाद में फ्लॉप हो गया था, 25 लाख बंदा आना था, निकला 30,000 भी नहीं। और फिर जब इनको मुंह की खानी पड़ी, फिर वहां इनकलाब लेके जो पहुंचे, फिर वहां घंटे के अंदर इनका इनकलाब जो है वो यूटर्न हो गया। तो 32,000 शेल क्यों फेंके सर? करने दें एहतजाज, 30,000 बंदा बैठ जाएगा डी चौक। 1 मिनट ना मुझे बताने दें। वो फिर इनकलाब घंटे के अंदर यू टर्न होके वो वापस दुम दुबाता केपी में भाग गया और केपीके में छुप गया। अब बात ये है, अब ये अदालतों के इंतजार में बैठे हैं कि अदालतें इजाजत देंगे तो इनकलाब आ जाएगा, वरना इनकलाब नहीं आएगा। ये इनका इनकलाब 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर, IMF के सामने नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे। ये इनकलाब देखा है बड़ी अच्छे तरीके से पाकिस्तानियों ने। ये फ्रॉड, ये बहरूपिया बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तानियों ने समझ लिया है कि ये क्या है। और ये सिवाय बोगस नारों के, सिवाय फोकी कहानियों के और लॉलीपॉप के और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मिलेगा भी, और इनकी कहानी अब मैं समझता हूँ गोल हो चुकी है। अब इनके पास चीखम पुकार और ये अब्बास साहिबा और रजा रूमी साहब, नाज़रीन पर ख्याल रखिएगा और इस महंगाई में से जीते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।